हाँ तो जी प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे बाबू, मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 12th हिंदी काव्य खंड का 9वां नंबर चैप्टर है बाबू। चैप्टर का नाम है जन जन का चेहरा एक। क्या है चैप्टर का नाम? जन जन का चेहरा एक। कहने का मतलब है जन जन यानी कि सभी लोग, जनता लोग, सब मनुष्य जाति, जन जन का जो चेहरा है, जो चेहरा मोहरा है, ठीक है, वो सभी एक हैं। क्या है? एक हैं। और इसके जो कवि हैं वो कवि कौन है? गजानंद माधव मुक्तिबोध। कौन है? गजानंद माधव मुक्तिबोध यही है। इन्हीं के बारे में आज पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। अगर आप भी 2026 में अपना 12th का एग्जाम्स दीजिएगा और आप लक्ष्य बना लिए 95 प्लस लाने का, तो यह वीडियो आपके लिए है। आप अच्छे से क्लास कर लीजिए बाबू, ठीक है। चलिए शुरुआत किया जाए। क्या? काव्य खंड चैप्टर नंबर 9 चल रहा था। 1 नंबर चैप्टर से लेकर 8 नंबर तक आपका ऑलरेडी समाप्त हो चुका है। कहां मिलेगा वीडियो? विद्यादायनी के प्लेलिस्ट में आपको जाकर चेक कर लेना है। 2026 के लिए 12th हिंदी शुरुआत किया गया है। जन जन का चेहरा एक चैप्टर का नाम है और इसके जो कवि हैं वो गजानंद माधव मुक्तिबोध जी हैं, ठीक है। यदि कोई भी चैप्टर हम लोग शुरुआत करते हैं बाबू तो उसको 3 पार्ट में बांटते हैं। यानी कि पहला जो वीडियो होता है वह कवि परिचय पे होता है, यानी कि उनके बारे में जानेंगे कि कवि जो हैं उनका जन्म कहां हुआ था, निधन कब हुआ था, ठीक है, और उनका जन्म स्थान कहां है, माता पिताजी का नाम क्या है, शिक्षा कहां से प्राप्त किए थे, उनका वृत्ति क्या है, अभिरुचि क्या है, यानी उनके बारे में ही हम लोग पढ़ते हैं। और वहां से एग्जाम्स में बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग संपूर्ण हिंदी अर्थ जानेंगे जो कि दूसरे वीडियो में होते हैं। क्या होते हैं? दूसरे वीडियो में आते हैं। और तीसरा वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेगा और साथ साथ आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी देखने को मिलेगा जो आपके बुक में है, ठीक है, जो एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो ये 3 पार्ट में हम लोग जो है कोई भी चैप्टर को हम लोग समाप्त कर लेते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आज जो है वो चैप्टर शुरुआत किया जा रहा है जन जन का चेहरा एक। तो आज पहला वीडियो है, यानी कि गजानंद माधव मुक्तिबोध के बारे में, उनके बारे में हम लोग जानेंगे, उनका परिचय जानेंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। आप हिंदी सब्जेक्ट में 95 का लक्ष्य बना लीजिए। मैंने पहले ही आपको बता दिया हूं बाबू, ठीक है, क्योंकि मैं यहां से हर एक चीज आपको पढ़ा रहा हूं। फुल सिलेबस आपको समाप्त जो है वो किया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। हिंदी में 95 प्लस का लक्ष्य बनाना है, तभी आपको जो है वो 90 प्लस नंबर भी जो है वो आ पाएगा। लक्ष्य बड़ा बनाइए, तभी ना लक्ष्य का जो है वो पार लगाना है, यानी इतना नंबर्स लाना है। तो चलिए हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। ये सारा चीज आपको मोटिवेट के लिए बता दिया हूं, जानकारी के लिए, ताकि आप लोग शुरुआत अच्छे से कर सके। तो चैप्टर समझ गए, जन जन का चेहरा एक, और इसके जो कवि हैं गजानंद माधव मुक्तिबोध, ठीक है। तो चलिए याद कर लेते हैं। कैसे याद करना है, ट्रिक समझिएगा बाबू। जन जन का चेहरा एक। जन जन जो जनता लोग है, सभी लोग क्या चाहते हैं? मुक्ति चाहते हैं। क्या क्या चाहते हैं? मुक्ति चाहते हैं। तो इस तरह से याद कर लेना है। क्या करने हैं कि जन जन यानी कि सभी लोग मुक्ति चाहते हैं। तो जहां भी देखिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आ जाएगा कि जन जन का चेहरा एक किनके द्वारा लिखा गया है, कवि कौन है, तो मुक्तिबोध जहां देखने को मिलेगा, माधव जहां देखने को मिलेगा मुक्तिबोध, वहां टिक लगा देना है। गजानंद माधव मुक्तिबोध, इस तरह से याद कर लीजिए, ठीक है, पहले नंबर पर ऑब्जेक्टिव। उसके बाद देखिए कवि परिचय हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। इनका जन्म कब हुआ था, यानी कि गजानंद माधव मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था बाबू? यहां लिखा हुआ है ना कि 13 नवंबर 1917। क्या है? 1917 13 नवंबर को इनका जन्म हुआ था। और इनका निधन की यदि बात किया जाए तो 11 सितंबर 1964। क्या है? 1964 ईस्वी में इनका निधन हो गया था बाबू, ठीक है। और 1917 में ही इनका जन्म हुआ और 1964 में इनका मृत्यु हो गया, यानी निधन हो गया, ठीक है। उसके बाद जन्म स्थान कहां है, वो कहां जन्म लिए थे, वो कहां के रहने वाले थे, तो वो जो थे वो मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। ग्वालियर है, यानी गांव का नाम श्योपुर है बाबू, ठीक है। यानी कि ग्वालियर आपको याद रखना है, ग्वालियर
मध्य प्रदेश में है। ठीक है, यानी कि आपको जन्म स्थान ग्वालियर मध्य प्रदेश याद कर लीजिएगा। माताजी एवं इनके पिताजी का नाम क्या है? तो माताजी का नाम पार्वती बाई, माताजी का नाम पार्वती बाई है। क्या है? माताजी का नाम पार्वती बाई है एवं पिताजी का नाम माधव राज मुक्तिबोध। क्या है? माधव राज मुक्तिबोध इनके पिताजी का नाम है। किनके पिताजी? गजानंद मानव मुक्तिबोध के पिताजी का नाम है माधव राज मुक्तिबोध। ठीक है, पिताजी। और इनके माताजी का नाम पार्वती बाई। किनके हैं? तो गजानंद मानव मुक्तिबोध के हैं। ठीक है, वो ग्वालियर मध्य प्रदेश के रहने वाले थे प्यारे बच्चों। यही सब आपको याद रखना है जो कि एग्जाम्स में आ जाएगा। क्या है? एग्जाम्स में यही सब क्वेश्चंस आता है, तो ये सब चीज आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना है कि 1917 में इनका जन्म हुआ था एवं 1964 में, कब? 1964 में इनका मृत्यु हो गया। वो ग्वालियर मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। इनके माताजी का नाम पार्वती बाई और इनके पिताजी का नाम माधव राज मुक्तिबोध। क्या है? माधव राज मुक्तिबोध इनके पिताजी का नाम है। ठीक है, समझ में आ गया? कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा बाबू। ठीक है, यानी आपको इस तरह से याद कर लेना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ जाते हैं, यहीं से आते हैं। उसके बाद इनके शिक्षा के बारे में जान लेते हैं कि वो शिक्षा कहां से प्राप्त किए। क्या किए? कहां से वो शिक्षा प्राप्त किए, वो हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले। तो देखिए, शिक्षा वो उज्जैन, विदिशा, उसके बाद अमझरा, ठीक है, आदि स्थानों पर प्रारंभिक शिक्षा की है। ठीक है, यानी कि अलग अलग जगह पर ये जो है वो प्रारंभिक शुरुआत में वो शिक्षा प्राप्त की है, वो बचपन से। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, समझिएगा, प्रारंभिक शिक्षा वो प्राप्त कर लिए शुरुआत में। उसके बाद 1930 में उज्जैन, कहां? 1930 में उज्जैन के माधव कॉलेज से ग्वालियर बोर्ड की मिडिल परीक्षा में असफल हुए। सबसे पहले देखिए, ऐसे कवि हैं जो कि असफल हुए हैं फिर सफल हुए। ठीक है, तो देखिए, कवि लोग जो हैं वो इतने महान कवि बन गए, तो आप हम नहीं बन सकते हैं क्या? समय है ना, तो आप अच्छे से पढ़ाई करके बेहतरीन अंक लाया जा सकता है प्यारे बच्चों। ठीक है, ऐसा मत हार मानिए कि बहुत कम समय है, 6 महीना बचा है, 4 महीना बचा है। जब भी वीडियो देख रहे हैं लगातार देखते रहिए और पूरा अंत तक देखिए। ठीक है, तभी आपको कोई भी चीज जानकारी सबसे पहले अच्छे तरीके से प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, समझिएगा कि 1930 में वो जो है वो मिडिल स्कूल में असफल हो गए। कौन सा कॉलेज? माधव कॉलेज ग्वालियर से। उसके बाद देखिएगा कि 1931 में फिर सफलता प्राप्त किए, यानी कि 1930 में मिडिल स्कूल, ठीक है, वो असफल हुए, फेल हो गए। फिर अगले साल 1931 में वो सफलता प्राप्त किए। ठीक है, उसके बाद देखिएगा प्यारे बच्चों, अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा कि 1935 में माधव कॉलेज से, फिर से वही कॉलेज, माधव कॉलेज से ही 1935 ईस्वी में वो इंटरमीडिएट किए। क्या किए? इंटरमीडिएट इंटर किए। उसके बाद 1937 में इंदौर के होलकार कॉलेज से बीए में असफल हो गए, फिर असफल हुए, यानी कि फिर फेल कर गए। कब? 1937 ईस्वी। कब? 1937 ईस्वी में वो इंदौर के होलकर कॉलेज, कौन से कॉलेज? इंदौर के होलकर कॉलेज से बीए, ठीक है, बैचलर ऑफ आर्ट्स होता है, ठीक है, यानी कि बीए में असफल हो गए बाबू, यानी फेल कर गए। उसके बाद पुनः देखिए 1938 में फिर सफलता प्राप्त की। यार फेल कर गए तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर सफल होंगे ना, तो वही चीज है कि 1938 में वो फिर सफलता प्राप्त की है। ठीक है, देखिएगा, समझिएगा कि 1930 में क्या किए? फेल कर गए। 1930 में वो जो है वो मिडिल परीक्षा में असफल हो गए। 1930 में, समझिएगा बाबू मेरे प्यारे स्टूडेंट, समझिएगा कि 1930 में वो क्या किए? फेल कर गए, असफल हो गए। फिर 1931 में वो पास कर गए। ठीक है, उसके बाद बीए में देखिए 1937 में वो असफल हो गए, फिर 1938 में वो सफलता प्राप्त कर लिए। समझ में आ रहा है ना? तो वही चीज यहां पर लिखा हुआ है कि 1953 में नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए किए। ठीक है, हिंदी सब्जेक्ट में वो एमए किए, यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स। ठीक है, एमए किए 1953 में। कहां से? कौन से कॉलेज, कौन से विश्वविद्यालय? नागपुर विश्वविद्यालय। कहां? नागपुर विश्वविद्यालय से। तो यही सब वो शिक्षा प्राप्त किए, असफल हुए, फिर सफलता प्राप्त किए, बीए क्या किए? बीए किए, एमए किए, वो सब चीज अच्छे से पढ़ाई किए बाबू। ठीक है, उसके बाद तो वो इतने बड़े कवि बन गए जो हम लोग पढ़ रहे हैं उनके बारे में।
समझ में आ रहा है ना, तो वही चीज है। अब देखिए वृत्ति इनके बारे में जान लेते हैं प्यारे बच्चों, क्या है इनके बारे में वृत्ति जान लेते हैं कि वो जो है वो कहां कहां क्या चीज में काम किए, ठीक है, क्या काम किए। सबसे पहले देखिएगा कि 20 वर्ष की छोटी अवस्था में, मात्र 20 वर्ष की उम्र में, 20 वर्ष की उम्र में, छोटी उम्र में वरनगर मिडिल स्कूल में मास्टरी आरंभ की है, ठीक है, यानी कि पढ़ाना शुरू कर दिए मात्र 20 साल की उम्र में मिडिल स्कूल में, यानी छोटे बच्चे को वो पढ़ाना शुरू कर दिए मात्र 20 साल की उम्र में। 20 साल की उम्र में वो पढ़ाई कर रहे थे, ठीक है, और जो है वो अपना जो है वो छोटे स्कूल, छोटे बच्चों को मिडिल स्कूल में वो पढ़ाना शुरुआत कर दिए, आरंभ कर दिए। तत्पश्चात देखिए सुजालपुर, उज्जैन, कोलकाता, इंदौर, मुंबई, बेंगलोर, बनारस, जबलपुर आदि स्थानों पर भिन्न भिन्न नौकरियां मास्टरी से वायुसेना, पत्रकारिता, ठीक है, पत्रकारिता से पार्टी तक वो जो काम किए वो मास्टरी करते करते ही, ठीक है। उसके बाद 1948 में नागपुर आ गए। कब? 1948 ईस्वी में वो नागपुर आ गए। उसके बाद देखिए कि नागपुर के प्रकाशन तथा सूचना विभाग में क्या लिखा हुआ है कि नागपुर के प्रकाशन तथा सूचना विभाग में पत्रकार के रूप में अक्टूबर 1948 से सितंबर 1965 तक रहे, ठीक है, यानी कि नागपुर जगह है, नागपुर के प्रकाशन तथा सूचना विभाग में कौन से कब से कब तक रहे, यानी अक्टूबर 1948, यानी अक्टूबर के महीने 1948, यानी जब देश आजाद हो गया था तब 1948 से लेकर 1965 तक रहे। कब? 1965 तक वो रहे। फिर नागपुर में ही फिर से रेडियो के हिंदी प्रादेशिक सूचना विभाग में अक्टूबर 1956 तक रहे। कब? 1954 से लेकर 1956 तक वो सूचना विभाग में वो काम किए बाबू, ठीक है। उसके बाद 1956 में ही नागपुर से निकलने वाले पत्र जो है वो नया खून का संपादन किया। क्या किया बाबू? 1956 में ही। कब? 1956 में ही नया खून जो है वो नागपुर से निकलता था संपादन, उनमें जो है वो काम किए। क्या किए? नागपुर से निकलने वाले पत्र नया खून का संपादन किए। 1958 में नया खून से मुक्त हो गए, यानी 1958 में वो छोड़ दिए, वो मुक्त हो गए बाबू। 1956 में शुरुआत किए थे, संपादन किए थे, फिर 58 में जाके वो छोड़ दिए। अंततः लास्ट में देखिए कि 1958 से दिग्विजय महाविद्यालय राजनंदगांव में प्रधानाध्यापक का कार्य किया। क्या किया? प्रधानाध्यापक का कार्य किया। कौन से महाविद्यालय? दिग्विजय महाविद्यालय। कौन से? दिग्विजय महाविद्यालय। 1958 ईस्वी में राजनंदगांव में प्रधानाध्यापक का कार्य किया, ठीक है। यही सब जो है उनकी वृत्ति है, वो कहां कहां नौकरी किए, क्या क्या काम किए, उनके बारे में सब कुछ वृत्ति में यहां पर बताया गया है प्यारे बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है मैं वो चीज आप लोगों को फिर से बता देता हूं। सबसे महत्वपूर्ण चीज है, ग्रीन से लिखा हूं प्यारे बच्चों, कि रेडियो के क्या है कि में ही रेडियो के हिंदी प्रादेशिक सूचना विभाग में, वो रेडियो के सूचना विभाग में वो काम किए अक्टूबर 1954 से लेकर 1956 तक। अक्टूबर 1954 से लेकर 56 तक वो काम किए प्यारे बच्चों, ठीक है, यानी कि 2 साल वो काम किए, ठीक है। अक्टूबर 1954 से अक्टूबर 1956 तक सूचना विभाग में, रेडियो के हिंदी प्रादेशिक सूचना विभाग में। ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि सूचना विभाग में रेडियो के वो काम किए अक्टूबर से 54 से लेकर 56 तक। दूसरा क्वेश्चन ये है कि नया खून का संपादक जो है 1956 में किए और 58 में वो छोड़ दिए। क्या किए? वो मुक्त हो गए। और लास्ट में पूछा जा सकता है कि 1958 में दिग्विजय महाविद्यालय में वो प्रधानाध्यापक का कार्य किए। तो ये 3 क्वेश्चंस जो ग्रीन से लिखा हुआ है बाबू, और कुछ भी जो है कुछ अलग नहीं है, वो नहीं आ सकता है, ठीक है।
चलिएगा, जो ग्रीन से लिखा हुआ वही इंपॉर्टेंट होता है, हर बार मैं आपके लिए बताता हूं। उसके बाद देखिए अभिरुचि क्या है, यानी कि अभिरुचि इनको क्या चीज में अच्छा लगता था, वो क्या काम करते थे। ठीक है, देखिएगा कि अध्ययन और अध्यापन, यानी अध्ययन करते थे, पढ़ाई करते थे और पढ़ाते भी थे। क्या करते थे? पढ़ते थे और दूसरे लोगों को पढ़ाते थे, बच्चों को। तो वही चीज है कि अभिरुचि इनको अध्ययन और अध्यापन में लगता था। लेखन पत्रकारिता राजनीति की नियमित और अनियमित व्यस्तता के बीच, ठीक है, वो सब चीज इनको मन लगता था। ठीक है, यानी अध्ययन और अध्यापक, ठीक है, अच्छा लगता था उनको पढ़ने और पढ़ाने में, लेखक लिखने में, पत्रकारिता में इनको अच्छा लगता था, राजनीतिक में अच्छा लगता था, राजनीतिक की जो नियमित और अनियमित व्यस्तता थी वो सब के बीच में वो काम करते थे और वो उनको अच्छा लगता था प्यारे बच्चों। ठीक है, कृतियां देख लीजिए कि इनके बारे में कृतियां क्या है, वो क्या लिखे हैं। तार सप्तक के एक कवि, तार सप्तक के एक कवि। ठीक है, उसके बाद देखिए चांद का मुंह टेढ़ा है, चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल कविता संग्रह है। उसके बाद काठ का सपना, विपात्र, सतह से उठता आदमी, ये कथा साहित्य है। उसके बाद कामयनी है, एक पूर्ण विचार, नई कविता का आत्म संघर्ष। उसके बाद क्या है कि नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, क्या है, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, ये आ सकता है, आया है भी प्यारे बच्चों, क्वेश्चंस रहते हैं, क्या रहते हैं कि नए साहित्य का सौंदर्य, क्या है, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र किनके द्वारा लिखा गया है, तो गजानंद मानव मुक्तिवेद, वो आपको टिक लगा लेना है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है कि जिसका नया संस्करण अब कुछ परिवर्तन, क्या है, अब कुछ परिवर्तित रूप में। उसके बाद क्या है कि रचना क्यों, उसके बाद नाम से प्रकाशित समीक्षा की समस्याएं, एक साहित्य की डायरी। उसके बाद आलोचना तथा भारत इतिहास और सांस्कृतिक, ठीक है, इतिहास, मुक्ति बोध रचना वाली 6 खंडों में, क्या है, 6 खंडों में नेमीचंद, क्या है कि नेमीचंद जैन के संपादक में राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित हुए। क्या किए? राजकमल प्रकाशन से वो प्रकाशित हुए। वो सब चीज इनके बारे में लिखा हुआ है। 2 चीज 3 चीज इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र जो है वो गजानंद मानव मुक्ति बोध के द्वारा लिखा गया, ये क्वेश्चंस आ सकता है। उसके बाद मुक्ति बोध रचनावली जो है वो 6 खंड में है। कितने? गजानंद मानव मुक्ति बोध का जो है वो रचनावली जो है वो 6 खंड में है। कितने? 6 खंड, वो याद कर लेना है। उसके बाद राजकमल का प्रकाशन वो प्रकाशित किए थे, ठीक है, वो चीज यहां पर आप लोगों को लिए बतलाया गया है। समझ में आ रहा है? 3 चीज आपको याद कर लेना है, यहां से नोट कर लेना है इंपोर्टेंट पॉइंट में। अब चलिए पढ़ लेते हैं इनके बारे में, सब कुछ जान लिए। अब आगे क्या लिखा हुआ वो हम लोग देख लेते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, देखिए बहुत अच्छा लगेगा। क्या है कि गजानंद माधव मुक्ति बोध 20वीं सदी के उत्तरार्ध में हिंदी के प्रमुख कवि, चिंतक, आलोचक और कथाकार हैं। उनका जन्म जो है वो मध्य प्रदेश में हुआ था, ग्वालियर में, आप जान ही रहे हैं। वे मराठी थे। वे क्या थे? मराठी थे। हिंदी साहित्य में उनका उदय प्रयोगवाद में हुआ था। कब हुआ था? हिंदी साहित्य में उनका उदय प्रयोगवाद के एक कवि के रूप में हुआ था प्यारे बच्चों। ठीक है, अज्ञे के द्वारा संपादित तार सप्तक के, अज्ञे जी के द्वारा वो संपादित था तार सप्तक के एक कवि के रूप में वे सामने आए, किंतु शीघ्र ही अपने कठिन जीवन तथा रचना संघर्ष के कारण उन्होंने अपना पथ अलग और स्वतंत्र कर लिया। वे अपने रचनात्मक जीवन में युग की 2 प्रधान वैश्विक विचारधाराओं, अस्तित्ववाद एवं मार्क्सवाद के सत्संग में आए और विकट वैचारिक एवं रचनात्मक संघर्षों की प्रक्रिया से गुजरते हुए एक सच्चे मार्क्सवादी बनकर निखरे। क्या है? मार्क्सवादी बनकर निखरे। यह सच है कि कोई भी जागरूक सत्यवेशी एवं जीवंत लेखक अपने समय की प्रमुख विचारधाराओं और भाव, क्या है, भावधाराओं से विलग या तटस्थ नहीं रह पाता
और मुक्ति बोध भी इसके अपवाद नहीं थे। क्या है? मुक्ति बोध भी इसके अपवाद नहीं थे, वो चीज यहां पर लिखा हुआ है। 2-3 क्वेश्चन है, समझिएगा कि गजानंद मानव मुक्ति बोध जो है वो 20वीं सदी के उत्तरार्ध के कवि थे। ठीक है, यानी 20वीं सदी में आए थे, यानी 1920 से लेकर 1930 तक। समझ में आया ना? वो प्रयोगवाद के कवि थे। कैसे कवि? क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो प्रयोगवाद आपको बनाना होगा। वो देखिए तार सप्तक किसमें थे बाबू? वो तार सप्तक के कवि के रूप में सामने आए थे। अज्ञेय जी का है तार सप्तक। ठीक है, उसके बाद देखिए एक सच्चे मार्क्सवादी भी थे। वो क्या थे? सच्चे मार्क्सवादी बनकर निखरे। कौन? गजानंद मानव मुक्ति बोध। वो कहां के थे? वो मराठी थे, लेकिन उनका जन्म मध्य प्रदेश ग्वालियर में हुआ था। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या है? किंतु वे अपनी प्राकृतिक और संवेदना से ही अथक सत्यवेशी, ज्ञान पिपासु तथा साहसी खोजी थे। उनकी प्रकृति और संवेदना क्या है? प्रकृति और संवेदना ही उन्हें उक्त विचारधाराओं के निकट ले गई। उनमें बौद्धिक और नैतिक पराक्रम कूट कूट कर भरा हुआ था। स्वभावतः इन विचार और क्या लिखा हुआ है? स्वभावतः इन विचार दर्शनों के आगे उन्होंने तुरंत घुटने नहीं टेक दिए, अपनी गर्दन नहीं डाल दी। उनसे अपने प्रश्नों और आपत्तियों के साथ अनवरत संघर्ष किया और इस संघर्ष के बाद मार्क्सवाद को अपनी आस्था के रूप में, क्या है? आस्था के रूप में उपार्जित किया। यही कारण है कि उनका साहित्य में कोई विचारधारा या निरा अनुवादित नहीं दिखता। वह कवि के अपने विचार दर्शन उसने क्या है? उसने ज्ञान, अनुभव और संवेदन के द्वारा अपने ढंग से विकास किया की तरह प्रतीत होता है। ठीक है, कुछ ज्यादा नहीं प्यारे बच्चों था, तो मैं आप लोगों को बता दिया पढ़ के। इससे कुछ क्वेश्चंस नहीं आ सकता है। समझ में आया ना? कुछ ज्यादा था नहीं यहां पे। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। अब देखिए क्या लिखा हुआ मेरे प्यारे स्टूडेंट्स कि मुक्ति बोध के जीवन और साहित्य में कोई जो है वो फांक दिखाई नहीं पड़ती। ठीक है, कुछ अलग दिखाई नहीं पड़ती। उन जीवन और साहित्य दोनों अक्स और एक दिखाई पड़ते हैं। स्वभावतः जीवन मूल्य और सूचना मूल्य भी एक है। स्वभावतः जीवन मूल्य और रचना मूल्य भी एक है। मुक्ति बोध ने अपने जीवन से ही रचना की कीमत चुकाई। मुक्ति बोध ने अपने जीवन से ही जो है वह रचना की कीमत चुकाई। इस लिहाज से उनकी जो है इस लिहाज से उनकी तुलना के लिए हिंदी में एक ही कवि है। एक ही कवि कौन है? निराला है। मुक्ति बोध की तरह ही अपनी पीढ़ी के महान क्रांतिकारी कवि हैं। उन्होंने कविताएं लिखी, कहानियां लिखी, डायरी, आलोचना और एक उपन्यास भी लिखा, किंतु ये सभी साहित्य रूप और विधाएं अपने परंपरागत ढांचे का अतिक्रमण करती है। अतिक्रमण मुक्ति बोध के विलक्षण अनुभव और कथ्य के कारण हुआ है। उनका अध्ययन, पर्यवेक्षण, अनुभव, संवेदन, यथार्थ बोध असाधारण और अद्वितीय है। वे यथार्थ की सुपरिचित चालू सतह को अपनी प्रखर रचनात्मक अंतर्दृष्टि से भेद कर एक ऐसी समग्रता में पकड़ते हैं कि पाठक हतप्रस रह जाता है। यही कारण है कि उनकी दृष्टि यथार्थ के वर्तमान तक ही सीमित न रहकर उनके अदृष्ट अतीत और अलक्षण भविष्य तक पहुंचती है। क्या है? पहुंचती है। वो चीज यहां पर बतलाया गया है। यही चीज यहां पर बतलाया गया है प्यारे बच्चों। यहां से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। ये सब चीज आप लोगों को सिर्फ यहां पे दिया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, समझिएगा कि यहां उनकी एक अपेक्षाकृत आरंभिक दौर की एक ऐसी कविता दी जा रही है जो कथ्य और संप्रेषक की दृष्टि से कम जटिल और सुगम है। उन्होंने प्रायः लंबी कविताएं ही लिखी है। कौन? गजानंद मानव मुक्ति बोध। वो जो है वो प्रायः कविता तुलनात्मक रूप से कम लंबी है। ठीक है, कम रूप से कम लंबी है। इस कविता में कवि की दृष्टि और संवेदना वैश्विक और सार्वभौम दिखाई पड़ती है। क्या है? सार्वभौम दिखाई पड़ती है। जो कवि है, कवि पीड़ित और संघर्षशील जनता का जो अपने मनोवचित, क्या लिखा हुआ है? जो अपने
जो अपने मानवोचित अधिकारों के लिए कर्मरत है, चित्र प्रस्तुत करता है, चित्र प्रस्तुत करता है। यह जनता दुनिया के तमाम देशों में संघर्षरत और अपने कर्म और श्रम से न्याय, शांति, बंधुत्व प्रयासरत है। और देखिए क्या है, कवि इस जनता में एक अंतर्वेदी एकता देखता है कि इस एकता को कविता के कथक बनाकर संघर्षकारी संकल्प में प्रेरणा और उत्साह का करता है। ठीक है, यहां से भी अलग कुछ नहीं है, यहां से भी कुछ ज्यादा नहीं है प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए लास्ट क्या लिखा हुआ दो समझने का प्रयास कीजिएगा प्यारे बच्चों। देखिए वही चीज है, ये कौन बोल रहे हैं, शमशेर जी। ठीक है, शमशेर बहादुर सिंह, वो मुक्ति बोध के लिए बोल रहे हैं। क्या है कि जमाने भर का कोई इस कदर अपना ना हो जाए कि अपनी जिंदगी खुद आपको बेगाना हो जाए। चमन खिलता था, तू खिलता था, और वो खिलना कैसे था कि जैसे हर कली से दर्द का याराना हो जाए। इधर मैं हूं, उधर मैं हूं, अजल तू बीच में क्या है, अजल तू बीच में क्या है, फकत एक नाम है, यह नाम भी धोखा ना हो जाए, यह नाम भी धोखा ना हो जाए। ये शमशेर सिंह जो है वो मुक्ति बोध के लिए वो चीज बोल रहे हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए लास्ट यही है कि आप पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर आपको संपर्क करना होगा प्यारे बच्चों। आप लोग देख लीजिए, नंबर ये चीज है 7667140322। दूसरा नंबर है 8292748995। आप पीडीएफ ले सकते हैं और व्हाट्सएप पर आप संपर्क कीजिए प्यारे बच्चों, और लास्ट में आप कॉल भी कर सकते हैं कुछ ज्यादा समस्या है तो। ठीक है, ये दोनों नंबर जो है आपको विद्यादायिनी के नाम से जो है वो सेव कर लेना है आप अपने फोन में। ठीक है, उसके बाद मैसेज कीजिए, उसके बाद आप कॉल भी कर लीजिए, कोई दिक्कत है नहीं। मैं आप लोगों को पूरा हेल्प करूंगा, चाहे पीडीएफ के रूप में हो, क्लास के रूप में हो, एग्जाम्स के रूप में हो, मोटिवेट के लिए हर एक चीज आप लोगों को यहाँ पर कराया जाए। वीडियो को जितना ज्यादा हो सके आप लोग शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चों का मदद हो सके प्यारे बच्चों, वो पीडीएफ ले पाए, क्लास कर पाए। फुल सिलेबस आप सभी को यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है हिंदी सब्जेक्ट का। 1 तारीख से मैं आप लोगों को इंग्लिश भी पढ़ाऊंगा, यानी हिंदी इंग्लिश का परेशान नहीं लेना है, चिंता नहीं होना है, पैनिक नहीं लेना है। ठीक है, यानी कि हिंदी सब्जेक्ट इंग्लिश सब्जेक्ट मिलाकर 200/200 मार्क्स सभी स्टूडेंट्स को लाना है। ठीक है, हर एक चीज आप लोगों को यहाँ पर सब चीज पढ़ाया जा रहा है, सिर्फ आपको ईमानदारी से अच्छे तरीके से पढ़ना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे बच्चों, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा।